हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th है चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के कुछ अभ्यास प्रश्नों को जो शेष रह गए हैं। जैसा कि हमने इसकी पहली वाली वीडियो में आपको बताया था 10 प्रश्न, आज उसी के आगे हम 11वां प्रश्न की बात करेंगे। तो जो 11वां प्रश्न है ये देखा जाए तो ये है, जिन आयनिक यौगिकों में धातु आधिक्य के दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तिका होती है उसे उपयुक्त उदाहरण देकर के समझाइए। तो आपको आयनिक ठोस की बात की जा रही है। तो चूंकि जो भी आपको ठोस प्राप्त होता है, अगर सपोज करिए कि वो एक एकक कोष्ठिका के रूप में प्राप्त हो इस तरीके से, तो आप जानते हैं कि जो एकक कोष्ठिका है इसकी अगर हम क्रिस्टलीय संरचना देखें तो एक कण यहाँ होता है, एक कण यहाँ होता है, एक कण यहाँ होता है, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, ऐसे करके होता है। तो ये जो प्लस वाला होता है ये साइड में होता है और बीच का जो होता है वो ऋण आयन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न की जो व्याख्या है वो आपको हमने वीडियो में ये PDF फाइल में दिया है और आप इसको जो है किताब से कंसल्ट कर लीजिए। इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको सिद्धांत देखना है, ठीक है। इसके बाद हम 12वें प्रश्न की बात करेंगे। तो जो 12वां प्रश्न है ये कह रहा है कि वर्ग 14 के तत्वों को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्ध द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किन वर्ग से संबंधित होती है? तो जब हम अर्ध चालक की बात करेंगे तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं वर्ग 14वें तत्व की, तो जो 14वां वर्ग होगा, जैसे आप नाइट्रोजन ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, तो इस नाइट्रोजन फैमिली के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो जो कंसल्ट करते हैं अगले वाले तत्व से, यानी जो 15वां वर्ग होता है जिसको हम ऑक्सीजन वर्ग तत्व कहते हैं। तो ऑक्सीजन वर्ग जो है, ऑक्सीजन वर्ग से 14वां तत्व का जो ग्रुप होगा वो कंसल्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी कंफर्म है। 13वें प्रश्न की बात करें, क्वार्टज जैसे ठोस किस प्रकार भिन्न है? कांच क्वार्टज जैसे ठोस किस प्रकार भिन्न है? किन परिस्थितियों में क्वार्टज को कांच में परिवर्तित किया जाता है? जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कांच जो होता है ये अक्रिस्टलीय होता है। कांच क्या होता है? अक्रिस्टलीय होता है, जबकि क्वार्टज एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। दोनों में अंतर के लिए आप एक बार बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको एकदम साफ साफ मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने एक अंतर बता दिया कि कांच जो है वो क्रिस्टलीय है, क्वार्टज जो है वो क्रिस्टलीय है, ठीक है। और भी अंतर अगर देखना है तो बुक से आप कंसल्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद 14वें प्रश्न की बात करेंगे। 14वां प्रश्न है, सोना परमाणु बराबर दिया है 0.44 न्यूटन मीटर, ये नैनोमीटर। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्ठिका की कोई लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सोना ऑरेनियम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक है। और इसकी आपको कोई भी एक लंबाई ज्ञात करनी है। तो फलक केंद्रित है, तो जब फलक केंद्रित है तो इसके लिए एकक कोष्ठिका जब निकालेंगे तो गामा इक्वल टू होगा a/√2√2, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको अगर यहाँ से फाइंड करना रहेगा
तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 गामा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा इक्वल टू अगर हम देखें, ये सॉरी गामा परमाणु क्या है, त्रिज्या है। गामा क्या है, कोर की लंबाई है। ठीक है, और इसकी कड़ी में 2 का मान कितना होता है, कड़ी में 2 का मान, गामा का मान दिया है कोष्टक में, गामा इक्वल टू दिया है 0.44, ये दिया है। कड़ी में 2 का मान क्या होता है उसको आप निकाल लीजिए, तो इस मान a इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे कड़ी में 2 का मान कितना होता है 1.412, कड़ी में फिर 0.44, सबका मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हो जाएगा 14 दूनी 28 गुना 56, ये कुछ ऐसे होगा, बराबर करके 14 चौक 56, 5 दूना 10, यानी 1.244, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर नैनोमीटर। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, प्रश्न को पढ़िए ध्यानपूर्वक। चूंकि फलक केंद्रित दिया गया है और परमाणु दिया गया है, कितना दिया गया है 0.44, इतना नैनोमीटर की जो है त्रिज्या आपको दी गई है, और कह रहा है कि इसकी लंबाई ज्ञात, मतलब फलक केंद्रित है उसकी कोई भी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आप सूत्र लिख सकते हैं r इक्वल टू, या फिर इसको गामा इक्वल टू कर सकते हैं, ये अपान 2√2, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, r की या फिर गामा की वैल्यू जो दिया गया है रख करके सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो हम अगले प्रश्न की बात करें, 15वें प्रश्न की। चलिए, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक एवं रोधी, चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 15, ये है प्रश्न है बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर आपको बताना चालक क्या है, फिर चालक विरोधी क्या है, फिर अर्धचालक क्या है। तो हमने आपको नोट्स में आपको दिया है, आप बढ़िया से सिर्फ उसी को आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जो ऊर्जा होती है जब एक्साइटेड स्टेट में होती है तो कुछ इधर ट्रांसफर हो जाती है, कुछ केवल परमाणुओं को या फिर आयनों को मतलब गमन करती है, तो कुछ ऐसा ही आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको जो है बुक से सॉल्व कर लीजिएगा, केवल थ्योरी है, कुछ लिखना नहीं इसमें। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, एल्युमिनियम, प्रश्न नंबर 16 है। कौन सा? 16वां प्रश्न है, एल्युमिनियम घनी निबिड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। यानी एल्युमिनियम एक तत्व है जो घनी क्रिस्टली निबिड में घनी निबिड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धचालक जो अर्धव्यास है वो दिया गया है 125 pm। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि एकक कोशिका में कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चूंकि घनी निबिड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, तो जैसे आपने इसके पहले एफसीसी की बात की थी, यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका की बात की थी, तो सेम वही चीज़ें हैं, वही फार्मूला है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको लिखना है a इक्वल टू 2√2r। ठीक, और r की लंबाई यानी 125 pm दी गई है, 125 pm दी गई है।
तो अब आर का कड़ी में 2 का मान जानते ही हैं, आर का मान दिया गया, गुणा करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, लग जाएगा। ओके, फिर आगे ये कह रहा है कि द्वितीय चरण में इसका है 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में कितनी एकक कोशिकाएं होंगी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं। तो अगर हम क्यूब की बात करें तो जैसे दूसरा में जो प्रश्न है, एकक कोशिका का आयतन क्या है। आयतन जब निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा 354 pm का क्यूब। किसका? 354 यानी 3.4। ये हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न है 16 में का 354 pm क्यूब करेंगे तो बराबर ये हो जाएगा 354 गुणे 10 की घात -10 अंगस्ट्रॉम में। तो फिर इसको सेंटीमीटर में ले लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब कर लीजिए। तो क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 44175 इतना आपको प्राप्त होगा। पूरे 10 से आए 30। ठीक, इसके बाद एल्युमिनियम धातु दिया गया है और ये कह रहा है कि एल्युमिनियम धातु के 1.00 सीसी में एकक कोशिका की संख्या। एल्युमिनियम धातु के 1.00 सीसी में एकक कोशिका तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब कहने का मतलब इसमें जो है इससे डिवाइड कर दीजिए 1/4 4 1 7 4 5 5 10 की घात -30 बराबर हो जाएगा। ये भाग करेंगे, सब सॉल्व करने के बाद आएगा 2.26 इंटू 10⁻22। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आया। करना क्या है, एल्युमिनियम आपको धातु दिया गया है जिसको एक घनी निबिड संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत किया गया है। उसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। दूसरा कह रहा है कि एल्युमिनियम के 1.00 सेंटीमीटर में कितनी कोशिका की लंबाई बनाई जा सकती है। ठीक है, तो पहले प्रश्न में आपको क्या करना है कि ए या फिर गामा जो भी आप मानना है मान सकते हैं, A=2√2r होता है। आर की वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया 1.25। ठीक है, या फिर 125 जो भी मतलब है दिया गया। अब इसको यहाँ पे रख करके सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से लंबाई आपको निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है चूँकि फलक केंद्रित है तो इसमें आप जो लंबाई होती है 354 pm, इसको आप क्यूब निकालेंगे तो pm को एंगस्ट्रॉम में चेंज करने मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर लगा देंगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा 10 से। ठीक है, तो यही हो जाएगा। फिर जब क्यूब निकालेंगे तो आपको इतनी वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक, अब इसके बाद क्योंकि एल्युमिनियम धातु का आपको एक सीसी में क्रिस्टलीकृत करना है, एक क्रिस्टलीकृत मिलेंगे तो उसमें आप जो भी संख्या आपको प्राप्त हुई उससे आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करेंगे कि 10⁻³ प्रतिमूल
प्रतिशत में डोपित किया जाता है तो धनायन रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। फिर से प्रश्न देखिए, यदि सोडियम क्लोराइड को ट्रांसियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल प्रति % के से डोपित किया जाता है तो धनायन रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखा जाए, मान लीजिए कि ये जो आपको दिया गया है ये है यहाँ पे मान लीजिए विलयन दिया गया पहले से ही मान लीजिए ये आयन है। कौन से आयन है? NaCl। ठीक है, इसमें आपको डालना क्या है? SrCl2। यहाँ पर स्ट्रांसियम देखा जाए, ये 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे सोडियम 1 पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इसको आयनित करेंगे तो सोडियम परमाणु में आपको NaCl में 1 धनायन मिलेगा, जबकि स्ट्रांसियम की बात करेंगे तो इसमें आपको 2 धनायन मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जब हम स्ट्रांसियम क्लोराइड मिलाएंगे तो स्ट्रांसियम का प्रत्येक आयन सोडियम के जो है 2 भागों को हटाएगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो इस तरीके से आयन के स्थान पर, यानी सोडियम जो आयन होगा उसके स्थान पर जालक में एक ही बिंदु रहेगा, यानी 2 सोडियम परमाणुओं पर जब हम ये संरचना बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ बनाएंगे हम। तो अगर ये सोडियम है, क्या है? सोडियम, और ये क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, जब इसमें हम क्या डालेंगे? सोडियम, ये स्ट्रांसियम डालेंगे, तो स्ट्रांसियम 2 होता है। अब ये 2 जो है, एक सोडियम को स्थान पर आएगा और एक के स्थान पर क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्थान पर सोडियम जाएगा, सोडियम के स्थान पर स्ट्रांसियम रहेगा, लेकिन दूसरे स्थान पर सोडियम नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका बिंदु दोष होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात हमारी?